CAPF-AC 2022 मिशन 250+ में आज हम डे 11 का क्वेश्चन देखेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट इसमें से कौन सा है? ये करा फर्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। यस, जो आपका फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। और आप जानते हो कि आज के डेट में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक तरह से काफी बूम कर रहा है और इसमें जो है बहुत अधिक संभावना है। और जो भी आप देखोगे कोविड-19 के ड्यूरेशन में मेडिसिन के बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट का रहा करेक्ट यही, तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट का रहा, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। नो, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज बाउंड अप इन 2014। नो, ये गलत है। द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो ये इसका सही आंसर है। Question number 2, water use efficiency in India is one of the lowest in the world. This is because of इंडिया में वाटर यूज इफिशियंसी लोएस्ट क्यों है? फर्स्ट, अब्सेंस ऑफ रेशनल प्राइसिंग ऑफ वाटर। यस, ये जो है वाटर, जैसे कोई भी चीज को देखोगे कि हमारे यहाँ क्या है ना कि प्राइसिंग नहीं है, प्राइसिंग है बहुत कम है। आप देखोगे जस्ट फॉर एग्जांपल आपका नल जल है, तो नल जल में कुछ जगह मैं जैसे अपने गांव में देखता हूँ एक तरह से 30 रुपी पर मंथ लगता है। अब 30 रुपी पर मंथ लग रहा है, आप या यूज करो या ना करो, 30 रुपी लग रहा है। अब वही रहता लीटर के अनुसार कि इतने लीटर कंज्यूम करोगे तो इतना लगेगा, इससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा लगेगा, तो फिर लोग हिसाब से कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ रेशनलिटी नहीं है। कुछ और जगह मैं देखता हूँ कि पैसे भी नहीं देते हैं बहुत लोग, तो उसमें से यूज करते हैं जैसे तैसे। लेकिन वही यदि पैसे लगता है जिन चीजों में, तो उसको प्रॉपर बचा के करते हैं। तो फर्स्ट सही है। वेस्टफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यस ये भी सही है, क्योंकि जो हमारे पास बहुत सारे जो फ्लड इरिगेशन में हम विश्वास करते हैं, मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स क्या है, फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है। तो सेकंड भी सही है। थर्ड है, एक्सेस ड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर लीडिंग टू फॉलिंग वाटर टेबल। यस, ये भी सही है। इनफैक्ट नल जल के कारण जो है इससे भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है, नल जल एक तरह से अच्छा चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण ग्राउंड वाटर का बहुत अधिक दोहन भी हो रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Next, Kara, which among the following pairs of states have signed an MOU for the construction of Adi Badri Dam? आदि बद्री डैम एक तरह से जो मिथिकल सरस्वती रिवर है, उस मिथिकल सरस्वती रिवर को आपका रिवाइव करना है। मिथिकल सरस्वती रिवर और उस एरिया में एक तरह से सो हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश है, एक्चुअली में मेजोरिटी जो है हरियाणा उस पर वर्क कर रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का लैंड को वो यूज कर रहा है। तो दोनों में, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में, एमओयू साइन हुआ है इस डैम को बनाने के लिए, ताकि जो है वाटर रिचार्ज भी हो सके, उस एरिया में वाटर का लेवल सही हो सके, और मिथिकल जो सरस्वती रिवर है उसके विकास में, डेवलपमेंट में वो मदद मिले। और ये इससे जो ये डैम है उसमें वाटर कहाँ से आएगा? सोम रिवर से। ओके, सोम रिवर। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, with reference to United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statements. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with convention. तो ये कहा कि 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है। ओके, तो ये आप इसको करोगे तो आपका 20+ किलोमीटर, एक तरह से 22 किलोमीटर के आसपास में आपका वो हो जाएगा। तो ये इससे आपका जो 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से अकॉर्डिंग टू अनक्लॉज के अंतर्गत है वो डिटरमिन्ड होता है। तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड enjoy the right of innocent passage through the territorial water. इनोसेंट पासेस का मतलब ये होता है
कि आप कोई भी शिप है, सपोज गुड्स ले जा रहा है, उसमें कोई भी उस ढंग से आर्म फोर्सेस रिलेटेड ना हो, कहीं कोई आपका बैड इंटेंशन ना हो, इनोसेंट पासेस का मतलब है कि फॉर बिजनेस एंड अदर पर्पसेस पीसफुल तरीके से वहां से पास हो रहे हैं तो दैट्स फाइन, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप लैंडलॉक्ड रहो या फिर कोस्टल स्टेट, तो सबको पास करने दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट का रहा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द विड्थ ऑफ द टेरिटोरियल वाटर इज मेजर्ड। तो अभी एक तरह से जो है अभी फिलहाल 200 नॉटिकल माइल्स ही है, तो अभी के लिए ये सही है। इनफैक्ट 350 नॉटिकल माइल करने का प्रोविजन चल रहा है कुछ एरिया में, ताकि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है बेटर तरीके से किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 200 नॉटिकल माइल ही है। तो डी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का रहा कि a bill undergoes 3 readings in each houses before it is submitted to the president for his assent. Which one of the following statements is not correct with regard to the 3 reading of the bill? कोई भी बिल जो है वो अमेंडमेंट इन द सॉरी एक्ट तब बनता है जब दोनों हाउसेस से पास हो गया, और दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है असेंट के लिए, और प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं। कुछ कंडीशन में ऐसा है प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना भी करें तो वो लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। मान के चलो कि कोई एक्ट है वो पास कर लिया गया दोनों हाउसेस से, प्रेसिडेंट को भेजा गया, प्रेसिडेंट ने एक बार रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद फिर से जो पार्लियामेंट है वो पास करके उसको भेज दी राष्ट्रपति के पास, फिर सपोज राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं तो ये फिर भी मान लिया जाएगा फिर कि ये साइन कर दिया उन्होंने। तो कह रहा है इसमें नोट करेक्ट पूछ रहा है। कह रहा फर्स्ट रीडिंग रेफर्स टू द motion for leave to introduce the bill on the adoption of which bill is introduced। यह सही है कि पहला पाठन जो होता है बिल को स्थापित करने के लिए आपका जो मोशन पास करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट सेकंड रीडिंग रेफर्स टू जनरल डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ द बिल, ये सही है। एंड थर्ड रीडिंग रेफर्स टू द पासेज ऑफ द बिल, तो ये तीन के तीनों सही है। इसका मतलब है डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि a cubical vessel of side 1 meter is filled completely with water. How many milliliters of water is contained in it? कह रहा neglect thickness of the vessel, वेसल के थिकनेस को आप निगलेक्ट करो। तो 1 मीटर लेंथ इसका है, 1 मीटर विड्थ है, और 1 मीटर इसका हाइट है, तो इसमें 1000 लीटर वाटर आएगा। तो 1000 लीटर आएगा, लेकिन ये मिलीलीटर का रहा है, तो 1 मिलीलीटर में 1000 सॉरी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1000 इंटू 1000 यदि करोगे तो 10 लाख हो जाएगा। ओके, 10 लाख मिलीलीटर, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। तो क्या हो सकता है? तो एक देखो, हम 20 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 100 हो जाता है, तो इसका मतलब उस नंबर का एवरेज 20 होगा। तो इसमें 2 नंबर आगे लिखो, 2 नंबर पीछे, तो 21, 22 और 19, 18। तो ये कंसेक्यूटिवली 5 डिजिट है। तो देखो 20 हो गया, 19 और प्लस 21 तो ये 40 हो जाता है, 18 प्लस 21 और 22 सॉरी 40 हो जाता था, 40 40 80 प्लस 20 100। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम जो है वो 100 हो सकता है, सही है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। तो ये हो सकता है। ये क्या कंडीशन है? 1 2 आपका 1 2 3, तो 1 2 3 को यदि जोड़ेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये भी सही है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि रामगढ़ विषधरी Bisdhari Wildlife Sanctuary, which was seen in the news recently, is located in which of the following states? अब obviously ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑल जो है बहुत सारे ये होते हैं, तो कुछ कुछ जो है न्यूज वगैरह में रहता है तो उसको आपको जानना चाहिए। तो ये एक तरह से है जो आपका रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो रणथंभौर इनफैक्ट टाइगर रिजर्व भी है, तो उसके बफर के लिए यह बनाया गया है कि उसको बेटर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। तो ये राजस्थान में आप है, रणथंभौर जानते हैं आप, राजस्थान में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैच करना है, तो आप कोई भी जो जानते हो पहले उसको करो। तो आटाकामा आपका कहाँ है? चिले में है। आटाकामा आपका चिले में, तो जब चिले में है तो इसका मतलब है डी का 4, तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो इसमें से। ओके,
तो आपका बी और डी में से कोई आंसर होगा। अब कालाहारी, तो कालाहारी कहाँ है, तो ये आपका बोत्सवाना में है। तो लेकिन ये थ्री दोनों में है, तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। अब ये नामीब जो है, तो नामीब आपका कहाँ है, अंगोला में है, और नूबियन जो है सूडान में है। ओके, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन इज करेक्ट। अब एक चीज देखो, अब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो लागू हो गया है, तो उसके अनुसार वो 60% ऑलरेडी ऐसे हो जा रहा है, लेकिन हम फिलहाल को 50% करेंगे, क्योंकि अभी ये चीजें जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में अभी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम फिलहाल मान करके चलते हैं 50%। ऐसे अदरवाइज 60% ऑलरेडी आपका एक तरह से हो चुका है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। The ceiling of 50% fixed for total reservation is not applicable when 3% posts are reserved in public services for persons with physically disability, यानी जो दिव्यांगजन है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है कि 50% में ये इसको 3% वाले को शामिल नहीं करेंगे, यानी कि इसके बियॉन्ड हो सकता है, सही है। करा नो स्पेशल कोर्ट कैन बी स्टेब्लिश्ड इन व्यू ऑफ इक्वालिटी क्लॉज। समता करा कि इक्वालिटी क्लॉज के लिए स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच या स्पेशल कोर्ट इस चीज को के लिए किया जा सकता है, तो ये गलत है इनफैक्ट। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैज ए राइट टू रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन, नो, क्वालिफिकेशन में डिपेंडिंग ऑन वो राइट उसका नहीं है। हो सकता है क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दे दिया जाए, लेकिन ये उनका राइट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि मान के चलो कि कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें होता है कि ठीक है रिजर्व कैटेगरी में है तो आपका इतना ही मिनिमम स्कोर चाहिए। मान के चलो कि जैसे कुछ एग्जाम होते हैं तो उसमें रिजर्वेशन वगैरह वाला का कि ठीक है इस कैटेगरी से है तो इंटरव्यू में सपोज मिनिमम इतना लाना होगा, जनरल में है तो थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा, या डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन वो उनका राइट नहीं है कि रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन वगैरह में। अब मान के चलो कि ग्रेजुएशन सबका है, तो ये नहीं कहेंगे कि हम क्वालिफिकेशन में हमको दे दिया जाए छूट, तो ये उनका राइट नहीं है। नेक्स्ट है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट ऑलवेज बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट ओनली, नो। इनफैक्ट यदि उनका एज वैलिड है, एज अभी जनरल के अंतर्गत आता है, तो वो जनरल में भी कर सकते हैं, तो ये इसमें से अप्रोप्रिएट है। अब अदरवाइज जीडब्ल्यूएस वाला ले लोगे तो ये 50-60 हो जाएगा। ओके, लेकिन बट हमारे लिए ये यही है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू एन एंटी साइक्लोन इज करेक्ट। तो एंटी साइक्लोन के संबंध में कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ए स्टेटमेंट, एंटी साइक्लोन इज ए विंड सिस्टम विद ए हाई प्रेशर सेंटर, तो सेंटर पर हाई प्रेशर होता है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। ओके, इन एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट ऑफ कह रहा है इन एंटी साइक्लोन द मूवमेंट ऑफ विंड इज इनवार्ड। अब देखो एक चीज, जब सेंटर में हाई प्रेशर है तो ये इनवार्ड नहीं होगा, ये आउटवार्ड होगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटी साइक्लोन टुवर्ड्स डिटरमाइनिंग वेदर ऑफ एन एरिया इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो ये इनफैक्ट जो आपका जो साइक्लोन है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ विंड इज क्लॉकवाइज इन द एंटी साइक्लोन इन सदर्न, तो एएनसी वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मैच करने के लिए कह रहा है डिफरेंट, एक्चुअल में ये जनरली पूछता नहीं है बट समटाइम यू शुड नो। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि प्लानिटेसिमल हाइपोथेसिस, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, जियोसिंक्लिनिकल ओरिजिन। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट। तो इसमें ए जो है आपका प्लानिटेसिमल हाइपोथेसिस, तो प्लानिटेसिमल हाइपोथेसिस जो है ये चैम्बरलेन ने दिया। नेक्स्ट आपका है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ये जेफरी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है जियोसिंक्लिनिकल ओरोजिन, ये आपका कोबर ने दिया है, और हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट डेले ने दिया है, तो ये आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द प्रेसिडेंट मे कन्वेन अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अंडर 108, आर्टिकल 108। करा इफ ए बिल पास्ड बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, सही है। More than 6 months left from the date of receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it, ये भी सही है। सी, बट रिमेंबर जो हमारा ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है वो ऑर्डिनरी बिल के केस में ही है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा गौन है,
और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो उसको दोनों से पास होना चाहिए, दोनों सदनों से इंडिविजुअली पास होना चाहिए। इसमें ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, तो ज्वाइंट सीटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, करा टिप्पू सुल्तान मेजर इंटरेस्ट इन बिल्डिंग शिप्स वाज। तो टिप्पू सुल्तान देखोगे, इनफैक्ट आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको रहेगा कि टिप्पू सुल्तान इनफैक्ट देखा जाए तो वो आपका शिप में बहुत इंटरेस्टेड था, और वो कुछ कुछ डिजाइन जो है वो खुद अपना बना करके वो देता था कि यस इसको डेवलप करना है, शिप का जो डिजाइन है उसको। तो उसका इंटरेस्ट शिप में क्यों था? तो फाइट द इंग्लिश एट सी, नो। इनफैक्ट टिप्पू जानता था इन नॉर्मल कि जो इंग्लिश है हमसे सुपीरियर लैंड में है, सॉरी ये सी में है, तो बहुत ज्यादा वो उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं था। यस ये भी एक वन ऑफ द रीजन था, लेकिन मेन मेजर इंटरेस्ट ये पूछ रहा है तो ये नो। प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये उसमें ये ज्यादा इंटरेस्टेड था। मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद मस्कट, नो। इनफैक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए स्पेशल वो शिप डिजाइन में इंटरेस्टेड नहीं था। इस्टेब्लिश्ड एन ओवरसीज सेटलमेंट एट पोर्ट बसरा विच वुड बी अंडर हिज कंट्रोल ऑन लाइन्स ऑफ यूरोपियन कंपनी, नहीं ये अपना इनको संभालना मुश्किल हो रहा था, तो बी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट 15 नंबर का रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द नेताजी अवार्ड फॉर 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। आप जान रहे हो कि ऑलरेडी मैंने कल वाले में भी डिस्कस करा था कि जो नेताजी आज के डेट में हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ग्रेजुअली नेताजी को एक तरह से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सेंट्रल यूनियन लेवल पे, तो वो नेताजी को काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो वो किसको किनको मिला है? शिंजो आबे। शिंजो आबे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये जापान, और एक तरह से काफी पावरफुल पर्सन, और बहुत सारी इनिशिएटिव इन्होंने एक तरह से क्वाड को भी रिवाइव करने में इन्होंने अहम भूमिका अदा की। ओके, सो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली जिसको कहते हैं। इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, तो ये गोल्जी बॉडी में इनका ये होता है, फॉर्म होता है। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, Which one of the following is not a fundamental duty prescribed in the Constitution of India? तो Constitution of India में कौन fundamental duty नहीं है? करा फर्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस, ये भी है। ये अभी देखोगे कि ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये लोग कर रहे थे। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये नहीं होगा, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, करा विच अमोंग द फॉलोइंग इज आर इम्पैक्ट और इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक तरह से 1850 के थोड़ा पहले ही स्टार्ट माना जाता है, उस ड्यूरेशन में प्रॉपर एक तरह से आया पीक में। तो करा कि कॉटेज इंडस्ट्री वाज रिप्लेस्ड बाय फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग मशीन, यस ये सही है। इट लेड टू द ओवर पॉपुलेशन ऑफ विलेज, नहीं अर्बन एरिया, तो ये आपका दूसरा गलत है। तीसरा, इट लेड टू इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट, यस ये भी सही है, क्योंकि वर्किंग क्लास के पीपल जो थे उनको उतना अधिकार नहीं दिया जा रहा, उनसे काम लिया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, तो उनका एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसका आपका 1 और 3 करेक्ट होगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करा सिटिंग up of the inter-state council in 1990 was to substitute the national development council, no। इनफैक्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था एक तरह से प्लानिंग, जो आपका पीसी चलता था प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन जो रिकमेंड कर रही है उसको फाइनल अप्रूवल देने के लिए था, तो ये इसका इंटर स्टेट काउंसिल है, कोई ये नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस की जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविजन है, यानी कि सेंटर और स्टेट, यूनियन और स्टेट जो है उनको साथ में लाया जाए, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनमें के बीच एक तरह से मित्रता रहे, गुड रिलेशन रहे, तो उसके लिए तो ये भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। सी का रहा, बी आंसर हमारा हो जाएगा। सी, बी एन इंस्टीट्यूशनल इंटरफेस बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, नो। प्रोवाइड मेंबरशिप टू लोकल कस्टमरी बॉडी, नो, तो बी करेक्ट आंसर है। 20 नंबर का रहा, which one of the following statements is not correct about the right to constitutional remedies under article 32? करा इट इज राइट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सही है। डायरेक्ट आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट रीट इशू कर सकती है। ओके, तो फर्स्ट आपका सही है, तो आंसर ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रीट्स अंडर दिस प्रोविजन, यस ये सही है।
द राइट्स गारंटीड बाय दिस आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, यस ये भी सही है। The Parliament can empower any other court to exercise the powers to issuing writ under this provision. No, आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी कर सकता है और लोअर कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। तो ये डी इसका गलत हो गया, यानी डी ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आप इसको गिन सकते हो, इसको फिजिकली मैनुअली ये आप मैनुअली गिनो। कह रहा कि हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 5 कम इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 99 एक्सक्लूडिंग दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3। तो देखो इसमें 5 होगा, 15 नहीं होगा, 25 होगा वाला, 25 वाला होगा, 35 वाला होगा, 45 नहीं होगा, 50 होगा, 51 नहीं होगा, 52 होगा, 53 होगा, ओके 54 नहीं होगा, 55 में 2 है, ठीक है ना, 56 होगा, 57 नहीं होगा, 58 होगा, 59 होगा, उसके बाद 65 होगा, 75 नहीं होगा, 85 होगा, 95 होगा। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आपका 14 हो गया। तो 21 का सी। 22 करा है कि यक्स पेड 47 रुपी फॉर सर्टेन कप्स ऑफ टी एंड कॉफी इफ टी कॉस्ट रुपी 5 पर कप एंड कॉफी कॉस्ट रुपी 8 पर कप, which one of the following statement is correct? करा he drank 8 cup of tea and coffee। देखो 8 cup of tea यदि पिएगा तो 40 हो जाएगा, और 8 cup of coffee इसमें हो ही नहीं सकता है। he drank the same number of कप ऑफ टी एंड कॉफी। देखो एक टी और एक कप ऑफ कॉफी का कीमत 13 रुपया होता है, तो 13 से ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब है ही ड्रैंक मोर टी देन कॉफी। अब हम थोड़ी देर के लिए मान करके चलते हैं कि मोर, मान के चलो कि इसने 4 कप या 5 कप टी पिया, तो 5 कप का 25 हो जाएगा। अब 25 में 22 बच रहा है, तो 22 आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। 4 मान के चलो करोगे तो 4 में 20, तो 27 भी आपका डिविजिबल नहीं है। तो ही ड्रैंक मोर कॉफी देन टी, तो मान के चलो कि 4 कप उसने कॉफी पिया, तो 4 इंटू 8 तो 32 रुपये हो जाएगा। 15 बचा तो 3 कप टी पिएगा, तो 4 कप कॉफी 3 कप टी, तो इसका मतलब कॉफी ज्यादा पिया, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? करा लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो है 1770 से 1782 तक जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, और रेगुलेटिंग एक्ट इसी के बीच में आया, तो ये आपको जानते हैं, तो ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आप जानते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है एबोलिशन ऑफ सती में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। लॉर्ड कैनिंग मिनट्स ऑफ इंडिया, मिनट्स ऑन इंडियन मीटिंग, तो ये आपका क्या है, लॉर्ड ये मैकॉले हैं। तो इसमें डी गलत है, तो मैकॉले इसका आंसर होगा, यानी कि तो डी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ द क्लासिक हिंदू टेम्पल? हिंदू टेम्पल के जो हिस्से का वर्णन किससे? गर्भगृह है, मंडप है, कल्याण मंडप, और डिफरेंट डिफरेंट मंडप आप जानते हो। त्रिभंगा जो है एक तरह से डांस पोज है, तो ये मंदिर का पार्ट नहीं है। अंतराल जो है, अंतराल भी एक तरह से जो आपका अंतराल होता है वो रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है, तो ये भी है। तो 1 2 4 है, 1 2 4, तो 1 2 4 सी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इसमें the following item consist of two statement, statement 1 and 2, examine these statements carefully and select the correct answer using the code below। तो सेम जैसा हम देखते हैं, तो पहला कह रहा है कि इंडिया शेयर of world manufacturing output steadily declined during the 19th and 20th century। यस सही है बिल्कुल। पहले हम एक तरह से एक समय था 25 के आसपास % जो है वर्ल्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में हम कंट्रीब्यूट करते थे। धीरे धीरे अंग्रेज आए, हमारा स्थिति बुरा होता गया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है देयर वाज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इनफैक्ट सिर्फ ग्लोबल परसेंटेज ही डिक्लाइन नहीं हुआ, एब्सोल्यूट में भी कभी कभी हमारा डिक्लाइन हुआ, तो ये आपका गलत हो गया। तो ए ओनली सही है, यानी 1 ओनली सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब पेपर 2 में आपको आर्गुमेंट लिखना है। पहला है इंडिया इज एंटरिंग इनटू रियल अमृत काल। ये जो है 75 साल जब आजादी के पूरा होगा, यानी 20 ये 2 में
जब 15 अगस्त को, उसके बाद का जो नेक्स्ट 25 ईयर्स ऐसा सरकार को लगता है कि हम अमृत काल में प्रवेश कर जाएंगे तो आपका अमृत मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें आर्गुमेंट में लिखना है कि हम नहीं प्रवेश कर रहे हैं रियल अमृत काल में, क्योंकि समस्याएं अभी भी देश में है, बहुत ज्यादा है। तो एक में 4 में और अगेंस्ट में आपको ये जस्टिफाई नहीं करना है कि क्या हो रहा है, आपको दोनों चीज में लिखना है, 4 में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना है। तो ये आपको इस पर दूसरा है राइट फॉर एंड अगेंस्ट, इसमें भी लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब गवर्नमेंट बहुत सारे जॉब में कॉन्ट्रैक्ट पर कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। तो इस पर भी लिखना है। पहला आपको लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट 4 में लिखोगे तो लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट जॉब सही नहीं है, अगेंस्ट में लिखोगे तो लिखोगे सही है। ओके, तो ये 2 है। नेक्स्ट ये आपका ग्रामर का पार्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी दिया जाएगा। तो इसमें ये 10 जो है इसका आपको पैसिव, ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, और इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। ओके, सो इसको आप ये करोगे, इस पर वर्क करोगे, इसको आप आराम से स्क्रीन को पॉज करो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या अपना पॉज करके और उसको सोल्व करो, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कल मिलेगा। तो धीरे धीरे करके ऑब्वियसली है ग्रामर के पार्ट भी थोड़ा थोड़ा आपको कवर करते चलना है। कुछ और जो कंपोनेंट है, ऐसा नहीं अभी जैसे देखो लग रहा है कि हम 3 चीज को ही मेनली फोकस कर रहे थे, जो आपका ऐसे है, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और जो कंपोनेंट है उस पर भी हम करेंगे। इनफैक्ट पूरी चीज को करेंगे, ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं बोलते सर नोट्स दे दीजिए या फिर डिटेल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर, ये आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि मैं 20 क्वेश्चन दे दूं, उसी से 5 क्वेश्चन आना है। इतना यदि होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। और नो डाउट ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कहने वाले सेलेक्ट नहीं होंगे, हो सकता है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप ब्रॉड ओवरलाइन, आप ओवरव्यू लो चीजों को, मोर डायमेंशन में पढ़ो, चीजों को एक्सप्लेन करना सीखो। ये जो है एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आप गेस से पास हो जाओगे। ओके, तो इसको बनाओ, फिर कल आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा इसके, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। यदि आपको लगता है कि यस मुझे टेस्ट लिखने से थोड़ा फायदा होगा तो आप लिखिए, अदरवाइज लगता नहीं हम परफेक्ट लेवल में हम हैं, हमारा अच्छा ठीक ठाक 100 90 80 वोट्स एवर आ रहा है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि हम लिखने से थोड़ा फायदा हो सकता है वो लिखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बी रेगुलर।